हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 10वीं कक्षा में हो और कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम का समय बहुत कम रह गया है और इस कम समय में भी अगर आप पहले नहीं पढ़े हो और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ शेखावटी मिशन 100, जिसमें से हर साल लगभग 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो स्टूडेंट पहले नहीं पढ़े वो भी यहाँ से पढ़ करके अच्छा स्कोर 80-85% स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कम समय में इफेक्टिव तैयारी इतनी अच्छी कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और समय इतना कम लगेगा कि आप जो समय बचा है उसी के अंदर संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। हम रोजाना आप मेरे वीडियोस देखिए, लगभग आधे घंटे के अंदर हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर किया गया है। तो शेखावटी मिशन के नोट्स पढ़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 आपका कार्बन एवं उसका यौगिक चल रहा था, उसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो एक प्रश्न आने वाला है पूरे 3 अंक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, दीर्घ उत्तरात्मक के अंतर्गत पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर है एस्टेरीकरण या एस्टेरिफिकेशन जिसको कहते हैं। तो ये एस्टेरिफिकेशन की अभिक्रिया है, ये 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकती है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो भी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक, वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, हाइड्रोजन को हटा दे और उसकी जगह पे कोई दूसरा तत्व विराजमान हो जाए, किसी दूसरे तत्व का कोई परमाणु हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित कर दे, तो उस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किस तरह से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिकर्मिक होते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब होता है जहां कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंद हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और ज्यादातर ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो क्लोरीन गैस क्या करती है, जैसे मीथेन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन में क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती जाएगी और उनकी जगह पे खुद आती जाएगी। किस तरह से देखते हैं रिएक्शन। ये मीथेन है CH4, जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, वैसे अभिक्रिया नहीं होगी लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, तो आपको ये लिखना है कि ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी। तो क्या करेगा, एक क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ CH3 तो अलग रह जाएगा और एक जो हाइड्रोजन है इसको एक क्लोरीन जो है रिप्लेस कर देगा और ये HCl बनकर के अलग निकल जाएगा और CH3 के साथ एक क्लोरीन जो है यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3Cl और साथ में HCl। अभी भी अभिक्रिया रुकी नहीं है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ इसको रखा जाता है CH3Cl को, तो क्या होता है, फिर से क्या होता है, एक हाइड्रोजन को फिर से क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, HCl बनेगा और क्या बन जाएगा, CH2। पहले CH3 था, एक हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ HCl बन गया और यहाँ से एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे प्रतिस्थापित हो गया। तो CH3Cl, CH2Cl2 और साथ में HCl, फिर CH2Cl2 की फिर रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ और फिर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा और फिर क्या बनेगा, CHCl3। ठीक है, और उसके बाद ये क्लोरोफॉर्म, देखिए बाद में फिर से रिएक्शन होती है CHCl3, इसके साथ फिर क्लोरीन गैस की रिएक्शन होती है और फिर से रिएक्शन होती है, फिर वही लिखोगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर क्या बनेगा, CCl4। ये होता है क्लोरोफॉर्म, प्लस में HCl भी साथ में निकल जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे तो कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मीथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं और अंत में क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्टरीकरण या एस्टेरिफिकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल यानी अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया होती है और उसमें एस्टर का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और अल्कोहल यानी एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को मिलाने से क्या बनता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, एस्टर का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है,
उत्प्रेरक की एथेनोइक अम्ल की जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल की जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं और इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, ये एथेनोइक अम्ल है और ये एथेनॉल है, इन दोनों की जब रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, एस्टर। देखिए ये एस्टर का जो है प्रक्रियात्मक समूह है, एस्टर का निर्माण होता है और इसी विक्रिया को हम एस्टरीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पिछले साल पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में और संभावना है इस बार भी पूछ ली जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एथेन कौन सी है, एथेन गैस कौन सी है, उसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखिए। देखिए सबसे पहले एथेन का है, एथ का मतलब अपने को पता चल गया कि कार्बन की संख्या तो 2 होनी है, एन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा, CnH2n प्लस में 2। अब देखिए n 2 रखने हैं क्योंकि एथ लगा है, एथ का मतलब n 2 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा C2H6, ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, इसके अनुसार एथेन का सूत्र क्या हो गया, C2H6। आप समझ सकते हैं, इस तरह से हम सूत्र बना सकते हैं। एथ का मतलब होता है कार्बन 2 है। इसमें पूछा है कि उपस्थित सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, इन कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बाकी 3 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की संरचना होती है एथेन की। तो कुल सहसंयोजक आबंध कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल सहसंयोजक आबंध कितने हो गए, 7 सहसंयोजक आबंध हो गए। ये और भी दे रखे हैं, इन सब में भी क्या है आपको बताने हैं कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी एक यौगिक दे दिया जाएगा और आपसे सहसंयोजक आबंध पूछे जाएंगे तो आपको उसकी संरचना बनानी आनी चाहिए, तभी सहसंयोजक आबंध आप बता पाएंगे। देखिए C2H4 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये C2H4 की अगर हम बात करें तो ये है C2H4, ये एथीन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये एक एक सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से एक द्विआबंध और एक कलाबंध कितने, 1 2 3 4 एक कलाबंध हो जाएंगे। इसी तरह से एथाइन की बात करें, ये पहला दे रखा है C2H2, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है और एक एक जो है एक कलाबंध है, तो एक त्रिआबंध हो जाएगा और 2 एक कलाबंध हो जाएंगे। और इसी तरह से हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तीनों कार्बन के साथ एक कलबंध है क्योंकि एन लगा हुआ है यानी एल्केन है, और बाकी सब जो इसकी संयोजकता है वो हाइड्रोजन से पूरी करी जाएगी। तो कुल मिलाकर के 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 10 एक कलाबंध प्रोपेन में हो जाएंगे। इस तरह से आपको जो है सहसंयोजक आबंधों की संख्या आप काउंट कर सकते हैं संरचना बना करके। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 4 प्रकात्मक समूह के नाम बताने हैं। तो देखिए प्रकात्मक समूह क्या होते हैं, वो विषम परमाणु या परमाणु का समूह है जो कार्बन यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करता है। होता क्या है, जैसे हम मीथेन की बात करें CH4, यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे ये संरचना है मीथेन की, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कोई भी एक विषम परमाणु आए और इस एक हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह खुद प्रतिस्थापित हो जाए तो हम कहेंगे कि प्रत्यात्मक समूह यहाँ पे आ गया है, जिसको फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये क्या करेंगे, पहले मीथेन के गुण कुछ और हैं और जब मान लो यहाँ पे Cl जुड़ गया है, ठीक है, क्लोरो जुड़ गया है, तो हम कहेंगे क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन के गुण कुछ अलग होंगे तो उसको विशेष गुण दे देते हैं कार्बन के यौगिक को। कौन कौन से होते हैं प्रकात्मक समूह, सबसे पहले हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन जिसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, फ्लोरो, ये सब होते हैं, ये हमेशा पहले लगते हैं। सूत्र क्या होता है Cl Br, फ्लोरो है तो F हो जाएगा, ठीक है, आयोडो है तो I हो जाएगा। इस तरह अल्कोहल की बात करें, OH इसका प्रकात्मक समूह होता है और इसको अल्कोहल कहते हैं। अगला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है उसके पीछे जो लगता है अनुलग्न जो होता है वो ये समूह होता है। कीटोन की बात करें तो ये कीटोन समूह है और ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का समूह है जिसका सूत्र यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए, या अल्कोहल के अधिक सेवन की 2 हानियां लिखिए। देखिए मेथनॉल का मतलब क्या होता है, मेथनॉल का मतलब होता है कि जो मीथेन था उसमें से CH3 और एक OH समूह ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये मेथनॉल का फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही घातक होता है। इसका कारण क्या है, अगर मेथनॉल को हम गलती से भी ड्रिंक कर लें, उसको पी लें, तो ये क्या करेगा, हमारी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है यानी उपापचय जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है। इसके अलावा ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी कमजोर बनाता है, ठीक है, कोई भी अल्कोहल हम ले तो वो तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाता है।
ये वाला प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाता है, जिससे हमारे शरीर का कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है। हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं, शरीर का कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र को जो है सीधा सीधा इफेक्ट डालता है। फलस्वरूप क्या होता है, मानसिक दुविधा होती है, उनिंदापन आता है, समन्वय की कमी यानी संतुलन नहीं बना पाते हैं, उनिंदापन। व्यक्ति जो भी इस अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर लेता है उसको नींद सी आती रहती है, और सामान्य अंतर्बाध कम हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, भाव शून्यता, किसी तरह की फीलिंग उसमें आती नहीं है। इस तरह से मांसपेशी भी बुरी तरह से प्रभावित होती है अल्कोहल के सेवन से। इसके अलावा बात करें मेथनॉल की, मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से हमारी मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है? ये सीधा यकृत पे इफेक्ट डालता है। यकृत में जाकर के मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, और यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म को संकदित कर लेता है, यानी अपने प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। ठीक है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में रुक जाता है और मनुष्य की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो आंखों से रिलेटेड है, उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इससे अंधापन भी व्यक्ति को, मेथेनल चाक्षुष तंत्रिका को प्रभावित करता है, इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, साबुन की क्रियाविधि समझाइए तथा मिशेल संरचना को चित्रित कीजिए। तो देखिए, साबुन की क्रियाविधि की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, संभावना है इस बार ये पेपर में पूछा जाए, मॉडल टेस्ट पेपर में भी ये दिया गया है। तो क्या होती है साबुन की अभिक्रिया या मिशेल संरचना के बारे में अगर हम बात करें, तो साबुन के अणु के ना दो सिरे होते हैं। ठीक है, दो सिरे होते हैं, ये देखिए इस तरह के दो सिरे होते हैं। एक सिरा जहाँ पे सोडियम आयन लगा हुआ होता है, आयनिक सिरा जिसको कहते हैं, और दूसरा सिरा इस तरह से, ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, बहुत सारे कार्बन की एक लंबी चेन होती है, और यहाँ पे CH3, CH2, CH2 इस तरह से लगे हुए होते हैं, और ये जो है इसको हम पूंछ कहते हैं। ये जो सिरा जो होता है ना, उसको हम कहते हैं जलरागी। ये देखिए, जलरागी सिरा है, यानी इसको जल से प्रेम है, और ये जल विरागी पूंछ है, यानी ये जल से दूर भागने वाला है। अब होता क्या है, जब पानी की सतह पे, जब पानी की सतह जो होती है वहां पे हम साबुन का घोल डालते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि ये सिरा है, ये जलरागी है, तो इस तरह की संरचना बनती है। ठीक है, सारे सिरे जो है पानी की तरफ होते हैं और जल विरागी सा पीछे की तरफ होता है। लेकिन जब कोई कपड़े होते हैं, जैसे जिसके ऊपर ऑयली कोई दाग लग गया है, जिसमें फैट होती है, वसा होती है, तो क्या होता है, ये सिरे सारे जो पानी से भागते हैं दूर। अब साबुन को अगर अंदर ही डाल दिया पानी में, तो ये क्या करते हैं, मान लो ये तेल की एक बूंद है, इस बूंद की तरफ सारे के सारे क्या होते हैं, जो जल विरागी हिस्सा है, जो जल से दूर भागता है, वो पूंछ वाले सारे हिस्से इस साबुन की, इस तेल की बूंद की तरफ भागेंगे, और ये जो जल रागी हिस्से हैं ये पानी में आराम से घूमते रहेंगे। इस तरह से एक संरचना बन जाती है, जिसको हम मिशेल कहते हैं, यानी कि सारे के सारे जल विरागी हिस्से हैं, पूंछ वाला हिस्सा है वो उस तेल की तरफ भागता है, वहां जाके इकट्ठा हो जाता है, और जल रागी हिस्सा यानी जो सिरा है वो बाहर की तरफ पानी में रहता है। और जब हम ब्रश से रगड़ते हैं कपड़े को, इसको हम मिशेल संरचना कहते हैं। और जब ब्रश से कपड़े को रगड़ते हैं या उसको उठा पटक करते हैं, पटकते हैं, तो क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ये सारे के सारे जिन्होंने पकड़ के रखा है तेल की बूंद को, उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से सफाई की प्रक्रिया होती है। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप जाकर के मेरे डिटेल वीडियो दे सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से जो है मिशेल संरचना को, जो अवधारणा है उसको एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न देखिए, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि हमें जो है सखावटी मिशन 100 के नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगी, आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, हर चैप्टर के नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर आपका आसानी से रिवाइज हो जाएगा, और कुछ भी नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो यौगिक दे रखे हैं, पहला दे रखा है CH3, CH2, और यहाँ पे भी साइड में CH3 लगा हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है उसमें 1 2 3 कार्बन है, और साथ में एक मिथाइल ग्रुप जो है नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसके अंदर 3 कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। और देखिए प्रक्रियात्मक समूह की बात करें तो यहाँ पे देखिए CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे, नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि सबसे पहले डबल बॉन्ड इधर आ रहा था, 1 2 3, तो हम लिखेंगे सबसे पहले मिथाइल, कौन से पे, 2 कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप, और 1 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन,
2 मिथाइल प्रोप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, CH3 CH2 फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है और CH3। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट आएगा। अब एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इन लगेगा पीछे। अब कौन से कार्बन पे है, इधर से नंबरिंग डालें 1 2 3 कार्बन पे, इधर से नंबरिंग डालें तो 1 2 2 कार्बन पे, तो हम इधर से नंबरिंग डालें, ठीक है, 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट टू इन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे समस्या आ रही है तो डिटेल वीडियो जा करके देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सी पार्ट इसमें दे रखा है, सी पार्ट दे रखा है, ये संरचना है और इसका आपको जो है नोमेनक्लेचर करना है। CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्लोरो ग्रुप है, हेलो ग्रुप हमेशा पहले लगता है, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर के कार्बन पे तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और उसके बाद सीधे सीधे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर समझिए। RBSc 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। साबुन क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, इसके सोडियम और पोटेशियम के लवण। जबकि अपमार्जक की बात करें तो यहाँ पे भी लंबी श्रृंखला तो होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों की, लेकिन अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम के लवण साबुन, अपमार्जक की बात करें तो अमोनियम और सल्फोनेट के ये लवण होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं, कठोर जल में ये प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग बनाते हैं, ये कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। तीसरा है, साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, जबकि संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले और पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। नेक्स्ट है, यह जल को प्रदूषित नहीं करता है और ये जल में प्रदूषण फैलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, सजातीय श्रेणी के 3 गुण धर्म लिखिए। समजातीय का मतलब क्या होता है, एक जैसी जिनकी जाति हो, यानी जिनके पीछे प्रक्रियात्मक समूह एक जैसा लगा हुआ हो। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, जो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कोई प्रतिस्थापित कोई जो है विषम परमाणु करता है, तो हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करे। कभी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, 2 को कर रहा है, तो एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करे तो उसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके गुण धर्म क्या होते हैं, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, जैसे जैसे समजातीय श्रेणी का यौगिक बड़ा होता जाता है तो भौतिक गुण धर्मों में थोड़ा थोड़ा चेंज, क्रमबद्धता में चेंज दिखाई देता है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। और ये जो गुण होते हैं गलनांक और क्वथनांक, ये कैसे होते हैं, ये भौतिक गुण होते हैं, तो भौतिक गुणों में बदलाव होता है। विशेष प्रकार के विलायक में विलेयता में भी क्रमबद्धता दिखती है, तो उसकी जो घुलने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे चेंज होती है। प्रक्रियात्मक समूह के रासायनिक गुण हमेशा समान होते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण समान बने रहते हैं क्योंकि प्रक्रियात्मक समूह सेम ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं। देखिए एथेनॉल ये एक अल्कोहल है, इसे एथेनोइक अम्ल बन रहा है, एथेनोइक अम्ल बन रहा है, तो देखिए अम्ल जो है वहां पे COH ग्रुप लगता है, और अगर हम बात करें अल्कोहल की तो वहां पे OH समूह लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखा है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि यहाँ हो रही है। ऑक्सीकरण का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, ये OH जो है ये एथेनॉल का या अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह है, और ये क्या है, ये एथेनॉल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण की विक्रिया हो रही है। ये ऑक्सीजन कौन देगा, ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारक होते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या करते हैं, एथेनॉल को क्या देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, एक कार्बनिक यौगिक A है जिसका अणु सूत्र C2H6O है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5 और OH। इससे हमें अच्छे से समझ में आता है कि प्रक्रियात्मक समूह OH लग गया है। तो इसने पूछा है ऑक्सीकरण करने पर अम्ल भी, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाली बात कह रहा है, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, अम्ल B बनता है, कोई अम्ल बन रहा है जो कि B है। हम समझ गए हैं कि ये तो हमारा A यौगिक था और B यौगिक क्या है, ये वाला अम्ल बनेगा, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक ही समान ही है, समान ही है। यहाँ देखिए कार्बन 1 और 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 और 2 है। यौगिक A डॉक्टरों के त्वचा द्वारा डॉक्टरों द्वारा त्वचा के निर्जीव
निर्जीवाणुकरण में प्रयुक्त किया जाता है, यानी स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में इसका प्रयोग होता है। तो यौगिक ए और बी का नाम, तो यौगिक ए और बी का नाम तो आप समझ ही गए। ए है जो है वो एथेनॉल है और बी है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल है, तथा ए बी बनने की अभिक्रिया भी बिल्कुल ये सेम अभिक्रिया यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सप्लेन करके भी दे रखा है और ये बिल्कुल सेम ही अभिक्रिया यहाँ पे आने वाली है, ये देखिए, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो ये बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के उष्मा देता है, ऐसा क्यों? अंगीठी में जो कोयला जलता है वो लाल रंग में चमकता है, सिर्फ ज्वाला नहीं देता है, तो उसका कारण क्या होता है? देखिए, ज्वाला देने के लिए क्या होना जरूरी है, जो भी ईंधन है उसका वाष्पित होना जरूरी है, और कोयले में वो पदार्थ नहीं है जो वाष्पित हो सके। जैसे मोमबत्ती को जला रहे हैं तो वहां पे मोम वाष्पित हो रहा है, कोयला या पेट्रोल या हम जैसे कोई दिया जला रहे हैं केरोसिन का, तो उसमें जो केरोसिन है वो वाष्पित हो रहा है। तो जब वाष्पन की अभिक्रिया होती है, जो भी हम ईंधन ले रहे हैं उसमें, तब ज्वाला बनती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी के जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसमें कोयले में ऐसे पदार्थों की कमी होती है, मतलब वाष्पित होने वाले पदार्थों की कमी होती है, इसलिए बिना ज्वाला के जलता है और ऊष्मा देता है। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथनिक अम्ल में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, एथेनोइक भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों के आधार पर बताना है। तो सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल में स्प्रिट के समान गंध आती है, जबकि एथेनिक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है। शराब में किस तरह की गंध आती है, वैसे ही एथेनॉल में गंध आती है। एथेनॉल में स्प्रिट जैसी गंध आती है, एथेनिक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है, तीखी गंध आती है। एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, 156 केल्विन, वह उसका जो क्वथनांक है वो कितना है, 351 केल्विन। इसकी बात करें एथेनॉइक अम्ल की, तो इसका गलनांक जो है 290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन होता है। रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर की बात करें तो एथेनॉल है, क्योंकि ये अल्कोहल है, अल्कोहल है तो क्या करेगा, नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करता। अल्कोहल क्या करेगा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करता, जबकि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। एथेनिक अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला करेगा। बात करें एथेनॉल की, ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि एथेनिक अम्ल जो है इनसे अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस तरह की अभिक्रिया एथेनिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम एसीटेट बन गया है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी इसकी अभिक्रिया होती है, जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना चैप्टर जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपकी जो है रिवीजन बहुत फास्ट भी हो जाएगा और बिल्कुल इफेक्टिव रिवीजन होगा, क्योंकि इससे बाहर चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला है। तो सारे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।